नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो जनरली जो भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास सीखने जाते हो या कुछ भी करने जाते हो, समझने जाते हो, तो वो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बता देंगे, पर उनको अप्लाई कैसे करना है और एक्चुअल में देखना कैसे है वो आपको नहीं बताएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको और आने वाली भी जितनी वीडियोज़ हैं उनमें बेसिक्स ना बताते हो, पर कैसे वो जो नॉलेज आपको बुक्स में मिल जाती है, बहुत सारी वीडियोज़ है जहाँ मिल जाती है, उसको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मिस कैरेजेस या संतान हानि कुछ भी हो सकती है। संतान हानि मिस कैरेज हो सकती है, संतान हानि अ, आपकी संतान है उसको दुर्घटना हो जाए या आप उससे सेपरेट हो जाए। तो एक्सटेंट कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम का, पर हम उसको जेनरिक एक संतान हानि में बोल के बात करेंगे। तो संतान हानि जब भी आपको बताया जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या बताया जाता है कि संतान देने वाला ग्रह कौन है। संतान देने वाला जो ग्रह है, सबसे पहले जो पावर आती है देने की, वो आती है कारक के पास। कारक कौन होता है संतान का? वो होता है फिफ्थ हाउस का कारक, जो कि यहाँ पे यानी बृहस्पति। यानी बृहस्पति आपका सबसे इंपॉर्टेंट बनता है संतान देने के लिए। और फिर आपका पंचम पंचम भाव, उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स। ठीक है जी। दूसरा, तीसरे नंबर पे उस पे जो लिखी हुई राशि है उसका लॉर्ड। और सप्तांश में जब जाएंगे, यानी कि जो डिविजनल चार्ट होता है, उसका जो लगन लॉर्ड होता है, इसका जो लगन लॉर्ड है, यानी कि यहाँ जो मरकरी लिखा है, यानी इन सब के पास हमारे पास चार आ गए। बृहस्पति, यहाँ कोई बैठा हुआ प्लेनेट हो वो, यहाँ पे जो लिखी राशि यानी मंगल, और इसका लॉर्ड यानी बुध। यानी इस पत्री में तीन ग्रह बन गए जो कि इनको संतान देने की चेष्टा करेंगे। अब डिपेंडिंग ऑन उनकी स्टेट कि संतान होगी कि नहीं होगी, वो पता लगाया जाएगा, और संतान के साथ बाकी और क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या हो सकता है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। वो सब सारा का सारा उन इन तीन ग्रहों की स्टेट पे होगा। तो अब आप देखिए, जब भी हम कोई हॉरोस्कोप एनालाइज करते हैं, और आप करना तो इन टोटालिटी में ही होता है, लेकिन जब आपके पास आप कोई भी आए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बच्चा देखने के लिए सबसे पहले हम जुपिटर देखेंगे। तो जुपिटर यहाँ पे नाइन्थ हाउस में है, तो जो कि बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है जुपिटर के लिए। और जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट से फिफ्थ हाउस को देखता है, वो भी बहुत अच्छी बात हो गई। तो यानी कि इसमें हमें ये तो पता चल गया कि भैया इसके संतान होनी है। चलो जी, एक चीज सेटल हो गई कि संतान होनी है। ये हम पंचमेश से भी देख सकते थे और पंचम में बैठे ग्रहों से भी देख सकते थे, लेकिन अभी हमने पहले कारक से ही पता चल गया कि कारक बहुत अच्छी स्टेट में और अपने घर को देख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हमने और चीज भी देखी कि कारक आसपास कारक के मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, यानी कि ये पापकर्तरी योग में है। यानी कि देर इज लाइकली कि कुछ प्रॉब्लम हो, यानी कि कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। हम जिसको 100% मान रहे थे अच्छा, वो उतना 100% नहीं है। चलिए जी, कोई बात नहीं, 100% ना भी सही, अच्छा तो है। अब आते हैं हम आगे पंचमेश को देखते हैं। पंचम भाव, इसमें तो कोई प्लेनेट बैठा ही नहीं है, पर इस पे दृष्टियां देखेंगे और इसके लॉर्ड की हालत देखेंगे। अब यहाँ पे जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, वो आपको कोई भी ज्योतिषी या जो भी बुक्स वगैरह, तो बड़ी एक रेयरली एक बुक में मैंने पढ़ा था, किसी ने दिया हुआ था। पर ये आप इस चीज को देखें और मल्टीपल कम से कम 25-50 पत्रियों पे जाके आप अप्लाई करें, और फिर बताएं मुझे कमेंट्स में कि क्या मैंने ठीक बोला नहीं बोला। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिफ्थ हाउस का मालिक कौन है? मार्स। मार्स यहाँ कहाँ बैठा है? 11th हाउस में। 11th हाउस में जाके कोई भी प्लेनेट, उसकी वैसे भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब यहाँ से कोई भी नॉर्मल ज्योतिषी, बड़े ज्योतिषियों से हम मिले हैं, सभी आपको तालियां मारेंगे, वाह भाई मंगल अपने घर को देख रहा है, यानी कि उसने फिफ्थ हाउस का बहुत स्ट्रांग कर दिया फिफ्थ हाउस को। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी इविल प्लेनेट, शनि, मंगल, राहु केतु के पास तो कोई ओनरशिप है ही नहीं, ये प्लेनेट चाहे अपने घर को भी देखें, ये उस घर को नहीं छोड़ते। इनकी दृष्टियां आर ऑलवेज हार्मफुल। ये खास करके मंगल और सूर्य, मंगल स्पेसिफिकली ये फिफ्थ हाउस के, मतलब कि ये फिफ्थ हाउस को नहीं छोड़ता, चाहे वो उसका खुद का घर क्यों ना हो। और सिमिलरली
अदर जहाँ पे भी हम बायोलॉजिकली किसी और बॉक्स के थ्रू किसी का माँ, अगर माँ बाप किसी का भी देखना चाहें, मंगल को कोई लेना देना नहीं। मंगल अपनी दृष्टियों में अपने घर को भी उस बायोलॉजिकली जो रिजल्ट्स मिलने हैं उसको नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि इसने अपने घर को दृष्ट किया है तो हमने तालियां तो बजा दी कि यार बढ़िया है। लेकिन ये जब भी अपनी दशाएं आएंगी, ये उन दशाओं में संतान को कष्ट पहुंचाएगा। अगर आप कॉलेज में हैं, ठीक है जी, आप पढ़ने वाली स्टेट में हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आ जाए पढ़ाई में। अगर आप कंसीव कर चुके हैं, ठीक है जी, तो हो सकता है अगर यहाँ मंगल के ऊपर बृहस्पति वगैरह की दृष्टि पड़ जाए तो हो सकता है कि आप सी सेक्शन में ही बच जाए। लेकिन अगर यहाँ मंगल थोड़ा सा नेगेटिव हुआ तो ये संतान हानि भी कर देगा, या संतान बहुत ही कष्ट से ही पैदा होगी और आगे भी उसकी हेल्थ खराब रहेगी। बट एनीवे, अभी कंसिडरिंग कमिंग बैक टू ये जो हॉरोस्कोप है, इस हॉरोस्कोप में ये जब आए थे बहुत साल पहले आए थे, ये सन 2007 के करीब की बात है। तो इसके अंदर अब हमने देखा कि यार ये संतान तो है, ठीक है जी। हमने यहाँ पे सप्तांश में जाके भी देखा, लगन में बुध 3 नंबर बैठा है, चलो कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, 3 नंबर अच्छा है इसके अंदर। लेकिन जो इसका लॉर्ड है वो छठे घर में जाके बैठ रहा है, यानी कि संतान को कोई कष्ट तो डेफिनेटली होगी। तो वो विषय आज का नहीं है कि संतान को क्या कष्ट हुई क्या ना हुई, मैं आपको आज मिस कैरेजेस के बारे में बता रहा हूँ। तो मिस कैरेजेस देने वाले प्राइमरीली आपके ये दो प्लैनेट्स होते हैं जिनके हाथों में तलवार होती है। तो तलवार से ही आप काट पीट करते हैं। तो एक होता है मार्स और दूसरा होता है केतु। अगर आप कंसीव कर चुके हैं और आपकी दशाओं में मार्स या केतु आ गए हैं जो कि एस्पेक्ट कर रहे हैं फिफ्थ हाउस को या फिफ्थ लॉर्ड को या जुपिटर को, जो कि फिफ्थ का कारक है, तो आपको इमीडिएटली उसकी पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि जो हानि होनी है वो कम हो जाए। और अगर इवेंट होना लिखा हुआ है तो इवेंट को तो आप टाल नहीं सकते, इवेंट तो होकर ही रहेगा। अगर मिसकैरेज लिखा है तो होकर ही रहेगा, पर उसकी जो पेन, उसकी मानसिक पीड़ा, जो शारीरिक पीड़ा है वो कम हो जाएगी। इवेंट को ज्योतिष चेंज नहीं कर सकती, कोई मंत्र यंत्र चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए क्या हुआ। तो मार्स इनके आए 2000, सबसे पहले 2007 में, 2008 में इनकी संतान हुई है। तो 2008 में अगर हम चले, 2008 में केतु इनका मूवमेंट में था। अब केतु यहाँ पे आप देखेंगे, कहेंगे अरे यार केतु का तो कोई लेना देना है ही नहीं। केतु सेकंड बॉक्स में बैठा है, सेकंड और थर्ड बॉक्स दोनों का फल करने को तैयार है, इसमें फिफ्थ बॉक्स कहाँ से आ गया। फिफ्थ इसकी दृष्टि देखें यहाँ पे है, सेवंथ यहाँ पे है, नाइन्थ यहाँ पे है। केतु कर क्या रहा है? केतु तो कुछ भी नहीं कर रहा, केतु का तो संतान से लेना देना नहीं है, तो इसमें संतान कहाँ से हो गई। तो अनदर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको बताने वाला हूँ, जो आपको जनरली कहीं भी वीडियोस में नहीं बताया जाएगा, वो ये है कि यही नहीं देखना हमने, हमको देखना है दशाओं के साथ साथ गोचर के अंदर क्या प्रॉमिस मिल रहा है आपको। यानी जो प्लैनेट आपको संतान देना चाहता है, क्या वो गोचर के अंदर एक्टिव हो गया है। अब ये देखो कैसे देखेंगे। यहाँ पे हमें कौन दिख गया प्लैनेट जो संतान देने वाला है? तीन दिखे थे, एक जुपिटर, मार्स, मरकरी। मरकरी के हालात बहुत खराब। मार्स मैंने आपको बता ही दिया है, मार्स अपनी दृष्टि दे रहा है, मार्स छोड़ता नहीं है। यहाँ पे अगर केतु होता, यहाँ केतु होता, या फिर यहाँ केतु होता, वो भी नहीं छोड़ते। उनकी दृष्टियां बहुत हार्मफुल होती हैं। मैंने एक नहीं, सैकड़ों, कम से कम नहीं तो 100-150 पत्री देखी होगी जिसके अंदर सीधे ही मिसकैरेज या एबॉर्शन या कुछ भी इस तरह से आप बोल सकते हैं, अगर इनकी दृष्टियां पड़ रही हो। तो यहाँ देखें अब 2008 में क्या हुआ। तो देने वाला प्लैनेट है जुपिटर। अगर जुपिटर यहाँ, यहाँ या यहाँ, इनमें से कहीं से भी ट्रेवर्स कर रहा होगा तो संतान की प्राप्ति होगी। आप देखें इनकी संतान हुई है ऑलमोस्ट नवंबर के अंदर, नवंबर एंड में। तो नवंबर 2008 में चलते हैं हम। नवंबर 2008 में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, नवंबर 2008, ये रहा, ये गोचर की पत्री है नवंबर 2008 की। तो यहाँ पे आप देखें जुपिटर जो है, ये देखिए मैंने आपको बोला था एक ये वाला डब्बा, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस, इसमें से कहीं भी होता तो यहाँ पे वो प्रॉमिस कर रहा है कि आपको संतान मिलेगी, क्योंकि संतान का प्रॉमिस तो है ही पत्री में। तो जब भी जुपिटर की मूवमेंट
इस बॉक्स और इस बॉक्स पे हो जाएगी, या वो उसकी प्लेसमेंट यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति होगी उस साल के अंदर। अब उस साल में से हम महीना भी निकालना चाहें वो भी निकल सकता है, और दिन निकालना चाहें, दिन में मुश्किल होती है, लेकिन महीना निकालना मतलब गैप ऑफ 2-3 मंथ्स निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसके बाद मैं अपनी वीडियो खत्म करूंगा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जुपिटर, आप देखिए, ये जनवरी की ये जनवरी 2007 की हॉरोस्कोप है, सॉरी जनवरी 2008 की, ये उस समय का लगन है। अब यहाँ देखिए आप, ये इस समय ये यहाँ पे था बृहस्पति, यानी कि ये एक्टिव हो गया था, ये 12 डिग्री का हो चुका है, यानी जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाएगा ये एक्टिव हो गया 9 नंबर में। अब यहाँ पे आप देखें, ये चीज मार्स एंड केतु इन दोनों से एस्पेक्ट खाती है। तो जब ये आए थे मियाँ बीवी, तो इनको बोला गया था जस्ट बी वेरी केयरफुल, संतान आपकी सिग्नल ग्रीन सिग्नल हो चुका है, लेकिन ये दोनों इससे एस्पेक्ट है मार्स एंड केतु से, तो देर आर चांसेस कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो हुआ क्या था, इनका मिस कैरेज हो गया था इस पर्टिकुलर पीरियड में, और मिस कैरेज के अगेन 1 महीने बाद इन्होंने दोबारा कंसीव किया था, और फिर हाँ बच्चा हुआ था। लेकिन आप देखिए, पहला जो इनका कंसीव किया था वो मिस कैरेज में बदला, क्योंकि मार्स एंड केतु का एस्पेक्ट पड़ा था। यही मार्स, मैंने एक और चीज लिखी हुई थी, 2016 के अंदर इनके एक्टिव हुआ, और 2016 में इन्होंने, आप देखिए पहले अभी तक कोई, कितने साल बीत गए इनके, 8-9 साल बीत गए, तब तक कोई बच्चे का प्लान नहीं किया। 2016 में सडनली इनके दिमाग में आता है कि हाँ बच्चा प्लान करना चाहिए। आप देखिए प्लैनेट्स कैसे प्ले करते हैं आपके दिमाग के साथ, इवेंट्स को आप नहीं टाल सकते। 2016 में जब मार्स एक्टिव हुआ, ये जब किसी पंडित के पास गए तो उन्होंने तालियां बजा के बोल दिया जी आपका दूसरा बच्चा तय है। और यहाँ पे अगेन बताया गया था, ध्यान रखिएगा, मार्स नहीं देगा, मार्स मारेगा। और इनकी 1 महीने के अंदर ही, जैसे इनका कंसीव हुआ उसके मेरे ख्याल से कुछ ही महीने में, 2-3 महीने के अंदर ही इनका मिसकैरेज हो गया। तो इससे हमने आज 2-3 कंसेप्ट मैंने आपको बड़े इंपॉर्टेंट बताए हैं। आप देखिए कहीं पे भी वीडियो डाल के, अगर आपको इस तरह से एनालिसिस करता हुआ अगर कोई आपको दिखाता है वीडियोस, आप प्लीज़ मेरे साथ उनका वीडियो यूट्यूब चैनल शेयर करें, क्योंकि ये इतनी बेइंतहा डीप नॉलेज है। मैं तो हर समय पढ़ता रहता हूँ, हर समय कुछ डिफरेंट बुक्स पढ़ता ही रहता हूँ, चीज़ें देखता ही रहता हूँ। अगर मुझे कोई अच्छा और मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसको भी रेफर करूंगा, उसको भी आगे पढ़ूंगा। लेकिन आप देखिए कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए, कि कैसे मार्स केतु यहाँ पे जब दृष्टि डालेंगे और जब वो एक्टिव होंगे तो मिसकैरेजेस करा सकते हैं। कैसे संतान होने के लिए गोचर के अंदर हमने जुपिटर को देखा जो संतान देने वाला था, कि कैसे वो 5th हाउस को जब उसने इम्पैक्ट किया तो उसने संतान दी। होपफुली, एक्चुअली ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला है, मैं क्योंकि मैंने नोट्स बना के नहीं लिखे हुए, इस तरह से आपको बता रहा हूँ। बड़े दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी, और मैं कोशिश कर रहा था कि फटाफट से वीडियो कुछ ना कुछ तो डालूं, कुछ ना कुछ तो अपनी नॉलेज शेयर करूं। बट ये बहुत गहरे कंसेप्ट हैं। हम सप्तांश के अंदर से भी पता नहीं क्या क्या देख सकते हैं, मतलब सब डिविजुअल चार्ट्स के थ्रू आप किसी भी एक टॉपिक के डीप में जाके आप किसी को भी देख सकते हैं। इसके बारे में मैं डेफिनेटली वर्गों के बारे में, वर्ग चार्ट के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इसमें और रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे अपने नोट्स कोई फाइनलाइज नहीं है, बट स्टिल होपफुली आपको ये आज ये पसंद आया होगा। और अगर आप किसी डिफिकल्ट स्टेट में हैं, ओनली देन आप मुझसे कंसल्ट करें, अदरवाइज अपने कर्मों पर विश्वास रखें, पॉजिटिव रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत ही किसी सीरियस स्टेट में, डिफिकल्ट स्टेट में है, मैं तभी सजेस्ट करूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लें और आप मुझसे मेरे ईमेल के थ्रू कनेक्ट करें। अगर आप कंसल्टेशन फीस देने की कोई स्टेट में नहीं है तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। हाँ, पर याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी आपका कोई इवेंट चेंज नहीं कर सकती, बट ये आपको एक होप दे सकती है कि कब आपका बुरा टाइम खत्म होने वाला है, तो उसको देख के आप थोड़ा को आपको हिम्मत आती है। और दूसरा, मंत्रों और यंत्रों द्वारा उसके इम्पैक्ट को, बुरे टाइम के इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मेरा ईमेल आपको पता ही है, shivashish.jyotish@gmail.com। तो आप इस पे ईमेल करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।